बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक 1.7 और 1.7 क्लास 9 बियोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का। इसमें हम दो टॉपिक कवर करेंगे, साइंटिफिक मेथड और थ्योरी एंड लॉ। सबसे पहले हम पहला अपना टॉपिक देखेंगे साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड हम देखते हैं कि कोई भी जब हम लोगों ने बियोलॉजी की रिसर्च कंडक्ट करनी है, कोई भी साइंटिफिक वर्क परफॉर्म करना है, तो हम कुछ सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। वो स्टेप्स हमारे पास साइंटिफिक मेथड कहलाते हैं। फर्स्ट आपके पास स्टेप होगा रिकग्निशन ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम, सेकंड है ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट्स और रिजल्ट। इन स्टेप्स की हम सीक्वेंस फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम में सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होगा कि आया ये प्रॉब्लम जो है हमारे पास एग्जिस्ट भी करती है। फर्स्ट स्टेप में हम अपनी उसी साइंटिफिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और डिफाइन करेंगे जो कि साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं। ये प्रॉब्लम हो सकता है बियोलॉजिस्ट से किसी ने पूछी हो या बियोलॉजिस्ट के अपने माइंड में आया हो। लेट्स सपोज अगर एक बियोलॉजिस्ट ने नोटिस किया है कि एक प्लांट जो है सर्टेन एरिया में अच्छा ग्रो कर रहा है, तो उसने एक साइंटिफिक प्रॉब्लम डेवलप की या प्रपोज की कि क्या फैक्टर्स हैं जो कि प्लांट की इंक्रीज ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये प्रॉब्लम उसका स्टार्टिंग पॉइंट बन गई है उसकी साइंटिफिक इंक्वायरी का। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जर्वेशंस। साइंटिस्ट जो हैं वो प्रॉब्लम्स की डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं। वो अपनी फाइव सेंसेस के लिए यूज़ करते हैं और जो भी उनकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड या उससे मिलती जुलती जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड रिसर्चेस को स्टडी करते हैं, रीड करते हैं। ये ऑब्जर्वेशंस उनके लिए ये ऑब्जर्वेशंस जो हैं क्वालिटेटिव भी हो सकती हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकती हैं। क्वालिटेटिव जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको मेजर नहीं किया जा सकता। लेट्स सपोज फ्लावर है, उसका कलर और टेक्सचर आप लोग मेजर नहीं कर सकते, बस ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो जो है ना न्यूमेरिकल डेटा होगा। लेट्स सपोज एक ट्री में कितने नंबर ऑफ बर्ड्स हैं, वो आपका एक न्यूमेरिकल डेटा है। और वो जो ऑब्जर्वेशन आप बनाएंगे वो एक क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन बनाएंगे। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आपकी इनवेरिएबल होगी, चेंज नहीं हो सकती होगी, ज़्यादा एक्यूरेट होगी और आप उसको ईजिली रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आपके पास क्या है? हाइपोथेसिस आपके पास एक स्टेटमेंट है जो कि हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। ये हाइपोथेसिस आपकी प्रॉब्लम का आंसर दे रही है या फिर एक आंसर देने की कोशिश कर रही है। वो एक प्रपोज स्टेटमेंट है। वो आपकी जो है जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आपने अभी तक बनाई हैं अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, उससे वो मैच करेगी और फिर उस हाइपोथेसिस को हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू टेस्ट करेंगे। एक आपके पास हाइपोथेसिस होगा, एक आपके पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा कि जो उस हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डिडक्शन। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद, प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने के बाद, ऑब्जर्वेशंस बनाने के बाद, हाइपोथेसिस बनाने के बाद हम डिडक्शन पे जाते हैं। डिडक्शन हमारे पास एक लॉजिकल रिजल्ट होगा या जो कि इफ देन स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा होगा कि इफ हाइपोथेसिस इज ट्रू, अगर हमारा हाइपोथेसिस ट्रू है तो हमने क्या डिड्यूस किया है, हमने क्या डिडक्शन की है। लेट्स सपोज अगर आपके पास हाइपोथेसिस है कि लीफ डिस्कलरेशन और स्टंटेड ग्रोथ अगर एक प्लांट में हो रही है तो वो सॉइल में आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है। तो डिड्यूस हमने क्या किया, डिडक्शन हमने क्या की कि अगर हम अपने सॉइल को आयरन प्रोवाइड करें तो वो ये सिम्टम्स को जो है सेट कर देगी कि उसका जो प्लांट की ग्रोथ है वो भी सेट हो जाएगी और उसका जो लीफ का कलर है वो भी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट्स में हम ये देखेंगे कि जो है साइंटिस्ट आपके जो है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हैं ताकि वो आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सके। ये सबसे बेसिक स्टेप होगा आपके साइंटिफिक मेथड का। ठीक है, आपका जो है और अगर आपका जो है एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है इसका मतलब वो आपके हाइपोथेसिस को करेक्ट साबित कर रहा है और आपके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को गलत साबित कर रहा है। यूजुअली जो है साइंटिस्ट जब भी कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तो वो दो ग्रुप्स अरेंज करते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप। इसको इस तरह से समझें कि हमने फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल पहले भी देखी थी कि साइंटिस्ट ने एक प्लांट रखा, उसको उसने उन्होंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखा और उसको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं की। और एक प्लांट को उन्होंने कंट्रोल ग्रुप में रखा और कहा कि इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोवाइड करेंगे।
आफ्टर एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस नहीं हुआ, जबकि कंट्रोल ग्रुप में टेक्स प्लेस हुआ। तो इसका मतलब उनका एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट हम देखेंगे रिजल्ट। रिजल्ट में है साइंटिस्ट अपने तमाम एक्सपेरिमेंट से जो ये डेटा कंडक्ट करते हैं और अपना रिजल्ट को समराइज करते हैं, फिर उसको पब्लिश करते हैं डिफरेंट साइंटिफिक जर्नल्स में, बुक्स में, और उसको प्रेजेंट करते हैं नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग्स और सेमिनार्स में। बेटे ये सारे मेथड्स थे जो कि हम साइंटिफिक ये सारे स्टेप्स थे जो हम साइंटिफिक मेथड में फॉलो करते हैं किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए। और नेक्स्ट हम जो इसमें देखेंगे वो हम थ्योरी और लॉ देखेंगे कि थ्योरी और लॉ में क्या मेन डिफरेंस आ रहा है। अगर आपकी थ्योरी जो कि आप प्रपोज करेंगे आफ्टर ऑब्जर्वेशन, आफ्टर हाइपोथेसिस, वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू सही साबित हो जाती है तो वो आपका लॉ बन जाएगा, वो आपको यूनिवर्सल लॉ बन जाएगा। अदरवाइज वो थ्योरी आपकी थ्योरी रहेगी जब तक वो सही साबित नहीं हो जाती। इसमें अगेन आपको ये जो लूप दिया गया है साइंटिफिक मेथड का कि आपने आपके एक्सपेरिमेंट ने आपका हाइपोथेसिस करेक्ट प्रूव किया, तो हाँ, तो साइंटिस्ट ने उन हाइपोथेसिस को यूज करते हुए डिफरेंट अदर हाइपोथेसिस प्रपोज किए, और फिर वो हाइपोथेसिस दोबारा सही प्रूफ हुआ आपके एक्सपेरिमेंट से। तो ओरिजिनल हाइपोथेसिस आपका एक थ्योरी बन गया सही, और वो थ्योरी आपकी सपोर्ट होगी, वैलिडेट होगी डिफरेंट एविडेंसेस से और मल्टीपल रिसर्चर्स से। एग्जाम्पल आपको गिवन है थ्योरी ऑफ एफिलिएशन से कि स्पीशीज जो हैं वो अडेप्ट करते हैं, चेंज करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि जिस हिसाब से उनका एनवायरनमेंट होगा, जिस हिसाब से वेदर कंडीशंस होंगी, जिस हिसाब से क्लाइमेट कंडीशंस होंगी, उस हिसाब से वो अपना और उस हैबिटेट के हिसाब से वो अपने फीचर्स उस तरह से डेवलप कर लेंगे, फीचर्स को उस हिसाब से अडेप्ट कर लेंगे। बट अगेन ये एक थ्योरी है, ये कोई लॉ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो स्पीशीज़ अपने आप को चेंज करेंगे ही करेंगे। ये जो है फ़ोर्स लॉ या एक यूनिफ़ॉर्म लॉ नहीं है, ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है जो कि प्रपोज़ की गई है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो लॉ की एग्ज़ाम्पल आपको गिवन है वो है 2 लॉज़ की एग्ज़ाम्पल आपको गिवन है। एक तो हार्डी-वीनबर्ग की और एक मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की। हार्डी-वीनबर्ग आपके पास क्या कह रहा है? हार्डी मीनबर्ग आपके पास कह रहा है कि जो जेनेटिक मेकअप है या जो एलील फ्रीक्वेंसी है किसी भी पॉपुलेशन की, वो जनरेशन टू जनरेशन सेम रहेगी अगर कोई म्यूटेशन कॉज नहीं होगी। इन शॉर्ट अगर आप इसको सिंपल वर्ड्स में देखें कि कोई एवोल्यूशन टेक्स प्लेस नहीं होगी अगर कंडीशंस परफेक्ट है। हाँ, कंडीशंस अगर डिफरेंट हुई तो एवोल्यूशन होगी नहीं होगी, ये एक थ्योरी है। अगेन इसमें आप मेंडल्स लॉ देखेंगे। मेंडल्स लॉ आपके पास कह रहा है कि जीन पेयर जो है ना वो एक पेरेंट से चाइल्ड में ट्रांसफर होंगे। अगर 2 पेयर हैं तो उसमें से फिर एक 1 पेयर पास होगा, यानी कि जीन पेयर जो है वो गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू सेपरेट हो जाएंगे। और एक ट्रेट जो कि एक पेरेंट से दूसरे बच्चे में जो है ट्रांसफर हो रहा है, वो दूसरे ट्रेट से हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। हो सकता है वो ट्रेड पास ऑन हो सकता है वो ट्रेड पास ऑन ना हो। और यहाँ पे बेटा हमारे 7 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।